नमस्कार, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के इस पीटी जोशी मेमोरियल लेक्चर सीरीज में आप सभी का मैं विद्या शिल्पा यदमे पाटिल स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सत्र है खास करके बस्ती को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विद्या शुभांगी बरंट मैडम। मैडम का यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ और सबसे पहले इस सत्र का आरंभ जैसे कि लगातार हम लोग सीरीज का यहाँ पर चला रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज का हमारा ये सत्र खास करके जैसे मैंने बताया बस्ती चिकित्सा को लेकर है, महिलाओं में बस्ती को लेकर है। यहाँ पे उपस्थित सभी वैद्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस सत्र का आरंभ हम लोग भगवान धन्वंतरि की वंदना से करते हैं। येस 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 आमचे एक गायनेकोलॉजिस्ट वापरतात तुमचं काय आय थिंक डॉक्टर वाबळे सर वापरतात त्यांचं झालं माझा त्यांचा विषय त्या विषयावर शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय वैद्यों का मैं फिर से एक बार आयुष दर्पण के द्वारा स्वागत करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारे आज के सम्माननीय स्पीकर वैद्या शुभांगी बरंट मालेगांव महाराष्ट्र से उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और यहाँ मैडम का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी सहयोगी डॉक्टर रचना तोंडे जी को। आयुर्वेद रथ यात्रा जो महाराष्ट्र के पूरे करीब 40 जिलों में जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार किया है और मैं निश्चित रूप से यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी वैद्य दत्तात्रेय दगड़गावे सर का और डॉक्टर प्रवीण जोशी सर, डॉक्टर कीर्ति जोशी मैडम, सभी का जिन्होंने इस रथ यात्रा का इतने सुंदर तरीके से आयोजन किया कि हम लोग मतलब देखते रह गए कि इतना आयुर्वेद के प्रति और डॉक्टर जोशी सर के प्रति इतना आदर और सम्मान शायद ही किसी वैद्य को मिला होगा। तो हम लोग बहुत ही भाग्यवान समझते हैं कि हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ हमने यहाँ पर उनके स्मृति में कुछ आयोजन करने का प्रयास किया है, जिसके रूप में एक ये जो ज्ञान का भंडार है सभी वैद्यों के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए रखा है। तो डॉक्टर अर्चना जी स्वागत है आपका। जी सबको मेरा नमस्ते। आज की हमारी जो व्याख्याता है डॉक्टर शुभांगी बरंट। शुभांगी मैम मालेगांव से है, मालेगांव में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती है। मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मैम ने नाना जी के घर पे रह के आयुर्वेद की पढ़ाई की, तो ये उनका एक बहुत ही एक अलग पहलू है कि उनका पहला वमन नाना जी के हाथ से हुआ है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि नाना जी के हाथ से ही मेरा वमन हो, तो पहला वमन उनका नाना जी के हाथ से हुआ। तो ये बात वो बहुत ही अभिमान से बताती है। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी तो तब मेरे मन में भी यही था और मेरा पहला वमन मैंने उसी वजह से उनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि उनकी देखा देखी मैंने भी अपना पहला वमन खास सीजन में होते हुए भी नाना जी के हाथ से किया था। तो ये रही एक सहेली की तौर पे बातें। मैम ने स्वस्थ वृत्त में एमडी किया हुआ है और उनकी खासियत है कि अलग अलग वैद्यों के पास जाकर उन्होंने बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा अनुभव इकट्ठा किया है जो उनके प्रैक्टिस में उनको भली भांति काम में आता है।
और मैम सानी गुर्जर रुग्णालय है मालेगांव में, वो एक संस्था के तौर पर है जो नानाजी जी ने तैयार की हुई थी, नानाजी ने उसका उदाहरण दिया हुआ था। उस संस्था में उन्होंने अपने कई साल वहां पे दिए हैं, अपनी सेवा दी है। और हमारे चहेते पश्चिम बरन सर जी की वो वाइफ है। तो इस तरह से शुभांगी मैम अब हमें नानाजी की से सीखी हुई और अपने अनुभव से उन्होंने जो बस्ती चिकित्सा ये इतने सालों में की है, उनका वो अब हमें बताएगी। उन्होंने एक किताब भी लिखी है छोटी सी, आयुर्वेद सार, जो हम नए वैद्यों को इतनी अच्छी लगती है कि बार बार उसकी मांग होती है। तो अभी मैम को आप सुनेंगे, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उनका सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक निरलस निरासक्त ऐसी एक इतनी कम उम्र में एक ऐसी व्यक्ति हमारे सामने आएगी कि आप भी सोचने लगोगे कि ऐसा भी इतना एक बढ़िया व्यक्तित्व इतने कम उम्र में हम पा सकते हैं। धन्यवाद। वेलकम शुभांगी मैम। शुभांगी मैम, आवाज आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर शुभांगी। अनम्यूट कीजिए आपको, अपने आप को। अनम्यूट है शायद उनका। शुभांगी, मैम आपने ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो ऐसे किया था? हाँ वैसे ही किया हुआ है। हाँ सर, अभी आपकी आवाज आ रही है। यस। मैं दूसरे यूनिट पर हूँ, मैडम दूसरे यूनिट पर। अच्छा, तो वो आपने जो मतलब मैडम को बोलने दीजिए, आप जिस पे यूज करें ना वो मैडम, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। एक मिनट, मैं एक बार हाँ रिसेट कर देता हूँ। ठीक है सर, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी आवाज आ रही है? आपकी आ रही सर। मैडम मैडम आप बोलिए शुभांगी जी। अभी आवाज आ रही है? यस 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 आ रही है। यस यस, कंटिन्यू। परम आदरणीय परम पूज्य एक नानाजी को वंदन करते हैं। आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आ रही है सर, मैडम की नहीं आ रही है। एक मिनट, मेरा फोन होने के देता है। तू इयरफोन लावलेत बहुधा, तुषार तू इयरफोन लावलेत बहुधा, त्यांच्या वेगळे। आता माझा आवाज येतो का? हो येतोय मॅडम, येतोय। येतोय येतोय। एक मिनिट, मी पुन्हा लॉग इन करतो मॅडम त्याची। ओके ओके, चालेल चालेल। तो जैसे वैद्यराज हमारे जो प्रताप जोशी सर थे, उनके स्मृति में हमने इसका आयोजन किया है और अभी तक हमने कई सारे सेशंस किए हैं, जिसमें पंचभौतिक चिकित्सा जो डॉक्टर अंजलि शिंदे जी ने प्रस्तुत की थी, वैद्य कीर्ति जोशी मैडम ने गर्भिणी परिचर्या को लेकर अपना यहाँ पर योगदान दिया था, और ऐसे कई सारे लाइक योगा का हमने सेशन करवाया था। तो ऐसे कई सारे सेशंस हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं, और इसी के स्मृति के अवसर पर हमने एक छोटा सा एक विशेषांक के रूप में भी आगे हम लोग नेक्स्ट वीक में उसका भी प्रकाशन करेंगे, जिसमें कई सारे वैद्यों के लेख है, आलेख है और कई सारी प्रस्तुतियां होंगी। कुछ पीटी जोशी सर के स्मृति के भी यहाँ पर आलेख होंगे, लेख होंगे, जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए वाचनीय होंगे। और जैसे हमने इसको अनाउंस किया था, तो जिस प्रकार से हमें इसका जो रिस्पॉन्स मिला है, इसको इकट्ठा करके एक हमारी तरफ से हमने ये कोशिश की है कि हम लोग आपके सामने ये एक विशेषांक के रूप में प्रस्तुत कर चुके और कर सकते हैं। तो ये काम भी हमारा चल रहा है।
जब तक मैडम ज्वाइन होते हैं तब तक अर्चना जी आप कुछ बताइएगा जोशी सर के कुछ स्मृति पर, अगर आप कुछ कहना चाहे तो प्लीज यू कैन। जी, मैं बताना चाहूंगी कि हाँ नाना जी अवस्था पंचकर्म किया करते थे कि हम जो ऐसा देखते हैं कभी भी कि ऋतु शोधन देखते हैं या ऐसे बस्ती का एक पैकेज दे दिया ऐसा देखते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। जो पेशेंट जो रुग्ण उनके पास आता है उसकी क्या अवस्था है उस हिसाब से वो चिकित्सा हुआ करती थी, जो ग्रंथक तो हुआ करती थी। तो जैसे कि उन्होंने उनका अपना ये हुआ था कि सद्यो वमन, ये उनकी बहुत ही अच्छी एक ट्रीटमेंट हुआ करती थी। तो उनका एक ये था कि अना है, शूल है, प्रसेक है, तो इसमें वमन देना ही है। वो कितने भी उम्र की हो रुग्णा कितने भी उम्र का हो, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या प्रौढ़ हो, पर अगर शूल और अना हो, प्रसेक है तो वो वमन दे देते थे। तो ऐसे ही एक टीबी के रुग्ण थे और जो बहुत ही उनकी एज हो चुकी थी और अभी वो बिल्कुल डॉक्टर ने बता दिया था कि अब उनकी कुछ ये नहीं बाकी है उम्र। तो उन्होंने नाना जी को बुलाया। नाना जी ने देखा कि ये बहुत सारे संतर्पणजन्य ले रहे, ऐसा जूस ले रहे, दूध ले रहे, उनको खाने की इच्छा नहीं फिर भी दे रहे। तो इसी बात को देख के नाना जी ने उनको एक छोटी सी वमन की पूड़ी दे दी, उल्टी हो गई और वो ठीक हो गए। और जब महीने भर के बाद उन्होंने नाना जी को खास बुला के बताया तो नाना जी ने उनको पहचाना भी नहीं कि ये वही मेरे रुग्ण हैं। तो और इसकी आगे की कहानी तो बहुत ही रोचक है कि उनको उस वमन का उन्होंने फीस देनी चाहिए कि मुझे आपको कुछ देना है, तो उन्होंने 1 लाख का चेक नाना जी को उस वक्त दिया था। ये बहुत सालों पहले की बात है। तो ये है हमारे वमन का या आयुर्वेद के, शुद्ध आयुर्वेद के चिकित्सा का परिणाम। ऐसी बहुत सारी बातें मैं नाना जी के जो आत्मचरित्र में, उनका जो चरित्र में लिखने वाली जा रही हूँ, उसमें बहुत सारी बातें आपको बाद में सुनने को मिलेगी। ये सिर्फ झलक थी। वैद्य शुभांगी बहन ज्वाइन हो चुके हैं, हम उनको सुनते हैं। धन्यवाद। सर पश्चिम सर काय करा तुम्ही, हे काढून टाका, इयरफोन काढून टाका आणि फ्रीली बोला, काहीच नको, नाहीये काहीच, मग आवाज येतच नाहीये तुमचा. आता तुमचा मगाशी आला होता पण आता दोघांचा येत नाही, कोणाचाच येत नाही. तुम्ही व्हॉल्यूम फुल केले का आपलं लॅपटॉपचं? शुभांगी मोबाईल वरून जॉईन हो ना. हा, मोबाईल वरनं व्हा मॅडम, चालेल. जर तुम्ही पीपीटी शेअर करणार नसेल ना तर मोबाईल वरनं पण चालेल. मे बी तू पाठवले का, शिल्पा मॅडमला पाठवले का पीपीटी? पीपीटी नाही आलेलं माझ्याकडे. पाठवा, जर तुम्हाला शेअर करायचं असेल तर पाठवू शकता. पाठवते का, आणि तू मोबाईल वरून जॉईन हो. हा, म्हणजे तुम्हाला वेळ, म्हणजे अडचण होणार नाही तुम्हाला, कारण आता ह्याच्यात मॅडम एकदा परत जॉईन मग लेफ्ट होऊन मग शुभांगीची. शुभांगी मॅडम ट्राय करा आता. हा, आवाज येतोय आता? हो हो, येतो येतो. येस येस येस, प्लीज. येस. आपण सुरू करूया आणि सर पीपीटी शेअर करतील स्क्रीनवर तिथे. चालेल चालेल. परम आदरणीय परम पूज्य नाना जी को वंदन करके ये व्याख्यान शुरू करते हैं। अभी मैं आप सबके सामने मेरे प्रैक्टिस में मुझे जो बस्ती के अनुभव आए
वो शेयर करने जा रही हूँ। तो थेरोटिकल पार्ट तो अभी सबको पता है। नानाजी ग्रंथ में बताया है कि बस्ती अर्ध चिकित्सा है, लेकिन नानाजी बोलते हैं कि बस्ती ये पूर्ण चिकित्सा है। यानी आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, बस एक बस्ती दे दो। बस्ती देने के बाद उपशय अनुक्षय से पता चल जाता है कि दोष कहाँ पर है, तो अपना डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। मैं सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पीपीटी शेयर होने तक हम लोग शुरू कर देते हैं। डायरेक्टली जो बस्ती के पेशेंट्स हैं, स्त्रियों के लिए अभी बस्ती चिकित्सा का ये अपना लेक्चर है, तो बाकी सब छोड़ के शुरुआत अपन स्त्रियों से ही करते हैं। हमें सबको पता है कि स्त्री में वात चिकित्सा बस्ती ये कितना इंपॉर्टेंट बताया हुआ है ग्रंथ में। अभी स्त्रियों के लिए यानी 4 अवस्थाएं होंगी, जैसे बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, गर्भिणी और रजो निवृत्ति का काल। तो अभी हम लोग जो बाल्यावस्था का हर जगह बोला जाता है कि क्या है, पुरुषों का और स्त्रियों का बाल्यावस्था में सेम ही रहता है, लेकिन नहीं। स्त्री का गर्भाशय शरीर इसलिए तैयार होता जाता है कि उसको तारुण्य में जब वो पदार्पण करेगी, तब जो रजो दर्शन होने वाला है उसकी जो भी प्रिपरेशन है उसके पहले होती है। तो हम जब पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चल जाता है मातृकुल के हिस्ट्री लेने के बाद कि साधारण उसकी मेंसेस कब स्टार्ट होगी। तो अंदाजे से अगर मम्मी की उसके 14वें साल में हुई थी, तो इसको भी 14वां साल लगते ही हमने हर महीने में एक मात्रा बस्ती, वो डिपेंड रहेगा वो लड़की का जो प्रकृति है उस पे कि हम उसका मात्रा बस्ती चंदन बला का देंगे या सहचर का देंगे या शतावरी तेल का देंगे, लेकिन मंथली एक मात्रा बस्ती उसको देना ही देना है। यानी ये हम जो बोल रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर जो है बस्ती का बाल्यावस्था से ही चालू हो जाता है। अभी उसको समझो अभी मेनार्क आ गया, रजो दर्शन शुरू हो जाता है, तब जो एक 5-6 लक्षण हैं जो हमें कंटिन्यू पेशेंट्स में क्लिनिक में देखने ही मिलते हैं, जैसे है कष्टार्तव, अल्पार्तव, अत्यार्तव, अनियमित रजो प्रवृत्ति, पीसीओस। ये एक जनरल लक्षण हमें लेके वो पेशेंट हमारे पास आ जाता है। तो अभी कष्टार्तव में हम देखेंगे, एक रुग्णा थी मेरी, अभी पुरानी केस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसको इतने साल से वो तकलीफ ही नहीं हुई। तो एक मेरी पेशेंट, जब मेरी भी नई नई प्रैक्टिस शुरू हुई थी, वो 20 ईयर ओल्ड थी और मेरे पास जब आई तब उसको सिवियर उदरशुल, इतना कि वो बैठ नहीं पा रही थी। उसकी मम्मी लेके आई थी, सुलाया था उसको। मैडम शेयर कर रहे हैं, आप चल रही स्क्रीन देख लीजिएगा, स्क्रीन आ रही है, तब तक आप चल रही। यस आई एम जस्ट शेयरिंग, एक मिनट। तो उस पेशेंट को बोलते भी नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है। साथ में उसको उल्लास, छर्दी, अतिसार, सीवियर पेन और साथ में पिंडिकोद वेस्टर्न, पैर भी बहुत दुख रहे थे। आके वो क्लिनिक में बेड पे सो गई थी। तो सबको ऐसा इतना ऐसे पेशेंट देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तो अभी नाना के पास ही पड़ी हूँ, अर्चना जी ने बताया ऐसे पेशेंट्स वहां पे देखे हुए थे। उसको बस हमने कटी और उदर स्थान को सहचर तेल का ही स्नेहन किया, स्वेदन किया और एक मात्रा बस्ती दिया
सहचर तेल का, और साथ में पोषण जल घूट घूट, जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसे 1 by 1 सिप देना शुरू किया। उसको बस्ती देते ही और ये गर्म पानी पीते ही एक 15 मिनट में वो बोली कि नहीं अब मुझे काफी आराम है, और उसकी जो आस्था है आयुर्वेद की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ गई। उसके बाद जैसे जैसे मैंने उसको बताया वैसे वैसे वो आगे से करती गई। उसकी जो ट्रीटमेंट के बाद आज उसकी मैरिज भी हो गई, उसके बेबी भी है, लेकिन उसके बाद उसको कभी कष्टार्थ की तकलीफ नहीं हुई। अभी एक बस्ती देने के बाद उसको उपशय तो हुआ, लेकिन वो हमारी चिकित्सा नहीं है, वो तो तुरंत का हमने उसको सिम्टम से रिलीफ किया है। उपशय पूरा चिकित्सा कब होगी? जब हम उसको उस व्याधि से मुक्त कर देंगे, तो वो हमारी चिकित्सा है। तो कष्टार्थों में आत्तिक चिकित्सा जो देती हूँ मैं, वो है कि जब पेशेंट आती है तो स्नेहन स्वेदन करवा के उसको एक बस्ती दे देंगे। अगर हमें पता है कि वो हमेशा से कष्टार्थों की पेशेंट है, तो उसको पहले से ही बोल देंगे कि तुझे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं पहले ही, कि कटिशूल होता है किसी किसी पेशेंट को 2 दिन पहले से ही या 3 दिन पहले से ही, या कुछ तो कुछ छोटा छोटा लक्षण रहता है कि अनइजी लगता है, किसी को स्तन में भारीपन आता है, किसी को स्तन में शूल होता है, किसके पैर दुखते हैं। ये लक्षण देखते ही क्लिनिक में आ जाना है और 3 बस्ती क्रम, जैसे एक अनुवासन, एक उसके दूसरे दिन निरोह बस्ती, उसके दूसरे दिन अनुवासन, ये 3 बस्ती का कोर्स करवाना है मेंसेस आने से पहले, ये कष्टार्थों के पेशेंट के लिए। तो काफी आराम होता है उस पेशेंट को, काफी आराम से है कि उसको तकलीफ ही नहीं होती है। अभी तक के जो जितने पेशेंट हैं उनको ये अगर करते हैं वो 3 डेज का, तो उनको पूरा रजोकाल में कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। मेरी दूसरी पेशेंट थी, थेरेपिस्ट ही थी इसके पहले वाली, तो उसको भी ऐसा ही था, बहुत सालों से कष्टार्थ है। जब भी उसको ये सिम्टम्स रहते थे वो इंजेक्टेबल लेती थी, और इंजेक्टेबल लेने के बावजूद उसको छर्दी, अतिसार और पैर दुखना इतना कम नहीं होता था। उधर शूल में टेम्पररी फर्क पड़ता था, वापस जैसे थे। 4 डेज रेगुलरली इंजेक्शन लेना पड़ता था उसको, और घर से तो बाहर निकल नहीं सकती थी, खाना भी नहीं खा सकती थी। उस पेशेंट को जब वो बाहर गांव से, केरला से आए हुए थे, तो पहले तो उनको ये पता नहीं था कि ये सब यहाँ पर वो डॉक्टर को कैसे बताऊं, यानी मुझसे कैसे बात करूं, उनकी भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर मैंने ही जाके उसका चेहरा देख के पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर उसने उसके टूटे फूटे हिंदी इंग्लिश में बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे चलो अब भी के अब भी तुम्हें इसमें से पेन से रिलीव कर देते हैं। बस उसको एक सहचर तेल का मात्रा बस्ती दिया, और साथ में हिंगू का पानी में, चम्मच में थोड़ा सा पानी लेके उसमें 2 चिमटू हिंगू डालना है, गरम करना है और नाभि के आजू बाजू लगाना है, और उसको थोड़ा सा सेकना है। तुरंत जो गैसेस है वो भी निकल जाते हैं और पेन कम हो जाता है। और इसके साथ में मैंने उसको घृतभर्जित हिंगू भी दिया था, और जो एक उदरशूलवटी है यहाँ पर वो दी थी। तो उसको तुरंत वहां पर 50% रिलीफ हुआ, और उसकी खुद की आस्था भी आयुर्वेद में है, वो हर टाइम आयुर्वेद की चिकित्सा लेती है। अभी ये हुई आत्तिक चिकित्सा, तभी तो हमने उसको रिलीव कर दिया, लेकिन ये बाद में होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा 3 से 4 साइकिल तक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये इसे हम लोग बोलेंगे साधारण चिकित्सा। तो उसमें वो रुग्णा को कंपलसरी एक योग बस्ती क्रम का कोर्स करवा के ही लेना है। पहला अनुवासन, फिर निरोह, अनुवासन, निरोह, और लास्ट में 2
अनुवासन। ये जो है वो कष्ट की वजह से है। कष्ट अपान कार्य में बाधा आने की वजह से उस रुग्णा को वो कष्ट हो रहे हैं आर्तव निकलने में। अभी तेल तो वात का दुश्मन है, बस तेल अंदर गया तो वात बाहर। ये इतनी इजी ट्रीटमेंट है और ये सब नाना जी की देन है कि उन्होंने ये सब बताया है। स्क्रीन थोड़ा सा आगे का जो कष्टार्तव है आर्तव संबंधित वो वाला शेयर कीजिए प्लीज। स्क्रीन आगे वाला शेयर करना। आपण नेक्स्ट स्लाइड 24 नंबरच्या स्लाइडवर जाऊ. 24 नंबर की स्लाइड। ठीक आहे मॅडम, तुम्ही सांगत चला, मी घेते पुढे. यही हाँ ठीक है मैम, ठीक है. ओके। अभी यह लेक्चर तो बस्ती पर है, इसलिए सिर्फ बस्ती बता रही हूँ, लेकिन कष्टार्तव का मूल हेतु जैसे वात है वैसे ये बढ़ क्यों रहा है तो खान पान, उसका विहार, ऋतु, इन सब चीजों से बढ़ रहा है। और इसके साथ में हमें रस धातु का भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि रज तो रस का उपधातु है। तो अगर हम सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे और उसका हेतु सेवन चालू ही रहेगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो बस्ती देंगे, चिकित्सा बाकी की चालू करेंगे, उसके साथ में उसको पथ्य क्या खाना है, कैसे खाना है, वो सब हमें बताना ही है। अभी दूसरा जो है वो है अल्पार्तव। अल्प यानी कम। अभी ये जो पेशेंट है अल्पार्तव वाले, वो जनरली सालों साल उनको ये दिक्कत आती है। एक दो बार अल्प हुआ तो वो अपने पास आते नहीं है, और ये सालों साल होने के बाद जब आते हैं तब उनकी में और भी कुछ लक्षण जैसे स्थौल्य है वो दिखते हैं। तो इसकी जो चिकित्सा है, जैसे अगर रुग्णा मेंसेस के पहले आई कि मुझे हमेशा मेंसेस में कम रज प्रवर्तन होता है, तो मैं यहाँ पर उसको वैसे ही 3 बस्ती देती हूँ, 3 बस्तियों का क्रम, लेकिन इसको पहले सस्नेह निरोह, उसके दूसरे दिन अनुवासन और तीसरे दिन सस्नेह निरोह। कष्टार्तव में हम लोग पहले अनुवासन फिर सस्नेह निरोह और उसके बाद अनुवासन देते थे, और अल्पार्तव में उल्टा करते। और साथ में जो गर्भाशय का लेखन करेंगे ऐसे द्रव्य आभ्यंतर चिकित्सा में भी देंगे। कुबेर वटी है, रज प्रवर्तिनी वटी है, दशमिलारिष्ट है, और इसको भी 3 से 4 साइकिल तक हमें साधारण चिकित्सा करनी पड़ेगी। जैसे अभी आर्तव प्रवर्तन तो हो गया, बंद होने के बाद में हम उसको एक योग बस्ती क्रम देंगे। साथ में अगर स्थूल है वो रुग्णा तो उसको लेखन बस्ती भी स्टार्ट करेंगे। लेखन बस्ती का तो आगे बताएंगे हम लोग। अगला है अत्यार्तव। अत्यार्तव है अति यानी ज्यादा। यहाँ पर तो वात की गति बढ़ी हुई है और साथ में पित्त भी बढ़ा हुआ रहता है। अभी अत्यार्तव की एक रुग्णा है, 25 ईयर ओल्ड वो रुग्णा, उसको 4 महीने से अत्यार्तव था। हर टाइम वो कुछ पॉज वगैरह गोलियां लेती थी, उतनी देर तक ठीक है, बाद में वापस चालू। ये बार बार होने के बाद उसको किसी ने कहा कि आयुर्वेद तो लेके देख, इसलिए वो आई थी। अत्यार्तव चालू था, उसको 5 डेज ब्लीडिंग हो गया था, अभी 6th डे था, लेकिन उसमें अभी इतना अत्यार्तव है, इतना रज प्रवर्तन हो रहा है, और बस्ती कैसे दे। वो पेशेंट को खुद को ही ऐसा लग रहा था कि इसमें हम बस्ती लू कैसे,
उसको थोड़ा सा काउंसलिंग किया और एक चंदनबला का मात्रा बस्ती दिया। उसके पहले उसको नाभि में 2 ड्रॉप चंदनबला लाक्षादी तेल ही डाला था और उदर का घृत से अभ्यंग किया था। साथ में अभ्यंतर चिकित्सा भी दी थी, जैसे वासा घृतपान और जो बाकी पित्तघ्न चिकित्सा है हमारी, वासावटी भी साथ में ही दी थी। एक सौम्य अनुलोमन भी होना चाहिए, लेकिन यानी दोष तो बाहर निकलने चाहिए, लेकिन एनर्जी भी मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए उसको काली मनुका का काढ़ा भी बताया था लेने के लिए। 2 दिन बाद उसका ग्रेजुअली ब्लीडिंग कम 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 होता गया और बाकी कुछ भी दवाइयाँ ज्यादा न देते हुए उसको आराम मिला। इसकी वजह से वो रज प्रवर्तन बंद होने के बाद वापस आई कि डॉक्टर ये इसके बाद में ना हो, इसलिए आप कुछ दे सकते हैं। अरे बोला हम उसके लिए तो बैठे हैं। फिर उसके बाद उसकी साधारण चिकित्सा, यानी उसके बाद आने वाले मेंसेस में उसको ये दिक्कत ना हो, इसलिए शुरू की गई। तो ये तो है कि योग बस्ती शुरू किया था उसका। साथ में उसका हेतु क्या है, ये सब चीज होने वो ढूंढ निकाला कि जो भी उसके एक तो जागरण था, वो स्वयं ही पित्त प्रकृति की थी और खान पान में अचार बहुत ही ज्यादा प्रमाण में वो सेवन करती थी, इसलिए पहले तो उसका अचार बंद कर दिया। पित्त प्रकृति ही है तो उसको घृतपान ही करवाना जरूरी था, तो साथ में वासा घृत शुरू कर दिया। और बस्ती में योग बस्ती करते समय उसको चंदनबला का ही अनुवासन देते गए। बस्ती क्रम होने के बाद उसको रक्तवर्धक चिकित्सा और बल्य चिकित्सा शुरू की और 1 दिन आड़ छोटा मात्रा बस्ती उसको घर पे लेने के लिए सजेस्ट किया। 3 महीने के बाद आज तक उस पेशेंट को वापस अत्यार्थों की शिकायत नहीं आई। अभी उसको पथ्य भी बस बताया हुआ है कि ये खाना है, ये पीना है, उसको तुरंत समझ में आता है। एक आध बार भी अगर उसको थोड़ा सा लगता है कि इस बार मेंसेस में थोड़ा सा ज्यादा गया, वो तुरंत आके बस्ती क्रम शुरू कर देती है, अभी उसको बताना भी नहीं पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट का विश्वास आयुर्वेद पे अच्छे से बैठ जाता है। अभी अगला लक्षण लेके आती है रुग्णा, वो है अनियमित रज प्रवृत्ति। मेरे पास एक 22 साल की लड़की आई थी, उसको 2.5 महीने से अनार्दव था और उसकी मम्मी भी साथ में आई थी। उसकी मम्मी बता रही थी कि डॉक्टर हर बार इसे वो एलोपैथी की दवा देनी पड़ती है, उसके बाद ही उसको मेंसेस आती है। अब हम परेशान हो गए हैं और इसकी वजह से उसमें स्थूलता भी बढ़ गई थी। हर टाइम ओसी पिल्स लेंगे, फिर मेंसेस आएगी, फिर बंद करेंगे तो वो डॉक्टर बोलेंगे कि बस 3 महीने का कोर्स कर लो, फिर 3 महीने के बाद 2-3 महीने रेगुलर वापस जैसे थे। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन उसे बस्ती ये चीज पता ही नहीं थी कि क्या रहता है। अभी लड़की है तो लड़की को थोड़ा सा जरा कन्विंस करना पड़ता है बस्ती के लिए। इंजेक्शन से ये लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन बस्ती बोले तो थोड़ा सा मना करती है लड़कियां। तो फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि ये लेना कितना जरूरी है। नहीं बोली 1 महीना तो मैं आप दवा दे के देखो तो ही देखते हैं आगे जाके। तो ठीक है भाई, 1 महीना हमने दवा चलवाई, फिर उसको सब परहेज दिए, तो वो थोड़ा सा अपने काढ़े वगैरह लेके परेशान हो गई कि नहीं बाबा, अगर डॉक्टर बोल रही है कि ये पंचकर्म से फास्ट रिजल्ट मिलेगा तो वही करवा लेते हैं। फिर हमने उसका बस्ती क्रम किया। बस्ती क्रम शुरू करने के बाद जो उसकी
2.5 महीने से रुका हुआ वो आर्तव था, 6ठे दिन बस्ती शुरू करने के 6ठे दिन उसको रजत प्रवृत्ति शुरू हो गई। तो वो खुश हो गए कि अरे कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया है और ये तो अपने आप ही शुरू हो गया। चलो, उसका अब अच्छे से विश्वास बैठ गया। लेकिन हमें पता है कि ये तो टेम्परेरी है, आगे अगर वो अच्छे से ट्रीटमेंट लेगी तो ही ये इसका असर होने वाला है, अच्छे से ये चिकित्सा होने वाली है। तो फिर रज प्रवर्तन रुकने के बाद उसका योग बस्ती क्रम करवाया। उसको रस पर काम करने वाली, जैसे लघुमालिनी वसंत है, मैंने उसको शुरू की थी। क्योंकि ये एक बात है कि रज ये रस का उपधातु है और यहाँ पर अगर वो कम आ रहा है, बहुत, यानी उसका जो शेड्यूल है वो छोड़ के आ रहा है, तो वो कहाँ तो भी रस की दुष्टि हो सकती है। इसके लिए ये सब आगे जाके हो रहा है। तो ये पेशेंट को मैंने एक विधिवत वमन भी करवाया। उसके बाद वापस नेक्स्ट मंथ में वापस एक योग बस्ती क्रम करवाया। उसके बाद उसकी मेंसेस एकदम रेगुलर हो गई। यानी अगर बस्ती इतना अच्छा काम करता है कि हमें बाकी की जो सब मेडिसिन से वो भी कम लगती है और पेशेंट भी खुश कि बहुत कम टाइम में हमें अच्छा आराम मिला है, जो एलोपैथी इतने सालों से उसको नहीं दे रही थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी और एक जो है उसके आगे गर्भिणी, गर्भिणी वाला अगला स्लाइड गर्भिणी का है। नहीं, हाँ बस। और एक जो है अभी हमें रेगुलरली दिखाई देता है वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पीसीओडी। इसमें भी एक रुग्ण आई थी, लड़की थी, साधारण एक 22-23 साल की होगी। सिवियर उदरशूल था और उसको डॉक्टर ने बोला था कि आपको तो ऑपरेट करना पड़ेगा, वो सिस्ट है, गांठ बन गई है, आपको इसके सिवाय कोई दूसरा चारा ही नहीं है। तो जाते जाते कि उसकी फ्रेंड, जो मेरी पहले कष्टार्थ वाली पेशेंट थी, जो मैंने पहली वाली पेशेंट बताई, तो उसकी ये फ्रेंड थी। तो जाते जाते बस मुझे मिल के जाने के लिए कि मैं क्या कहती हूँ, वो देखने के लिए आई थी कि डॉक्टर आप क्या बता रहे हैं, हम तो जा ही रहे हैं वहां पर, ऑपरेट बोला है वहां पे। मैंने कहा ठीक है, ऐसा रुक जाओ, अभी एक छोटा सा प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं अच्छा है तो फिर तुम जा सकते हो, बस मुझे तुम्हें 2 घंटे देने पड़ेंगे। वो बोली ठीक है। तो मात्रा मैंने अच्छे से उसका कटी और उदर का स्नेह संवेदन करके एक सहचर तेल का मात्रा बस्ती दिया। एक्चुअली इसको स्नेह संवेदन करते समय भी उदर शुल्क थोड़ा सा कम हो गया था और मात्रा बस्ती देके उसको सोने लगाया। उसको इतनी अच्छी नींद आई कि वो 2 घंटे तक उठी भी नहीं। 2 घंटे बाद मैं ही गई उसको उठाने के लिए कि तुझे तो जाना है ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास ऑपरेट करने के लिए। नहीं, बोले मैडम अभी तो काफी अच्छा है, अभी बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऐसा आपने उठाया इसलिए अभी मालूम पड़ रहा है कि दुख रहा है। तो उसके बाद फिर उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया। तो इतना अच्छा काम ये बस्ती करती है। और कितना मात्रा बस्ती, बाकी अपना योग बस्ती क्रम और बाकी के जो इतने सारे बस्ती है, तिक्तक्षीर बस्ती, वो बाकी तो सब अलग ही, सिर्फ अपना एक छोटा सा मात्रा बस्ती इतना अच्छा काम करता है कि वो शस्त्रकर्म भी टाल सकता है। अभी हम बात करेंगे गर्भिणी की। जैसे बाल्यावस्था होगी, तारुण्यावस्था के ये सब डिसीजेस हो गए। अब गर्भिणी में मैं अपनी प्रैक्टिस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला, दूसरा और तीसरा महीना एक मात्रा बस्ती हर महीने, ये मात्रा बस्ती चंदन बला या फिर शतावरी तेल का भी दे सकते हैं, बला तेल का भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए चंदन है,
चंदन कैसा है? वर्ण है, शीत है, पित्तग्न है, बला है तो बला पोषक है, लाक्षा है, लाक्षा तो अब हम सब उसको अस्थिवर्धक भी बोलते हैं, और तैल है जो अच्छे से वातग्न है। ये सब द्रव्य एक साथ में हम दे रहे हैं और गर्भिणी को, तो उसका असर गर्भिणी को भी अच्छे से मिलेगा, गर्भाशय को भी अच्छे से मिलेगा और गर्भ को भी अच्छे से मिलेगा। अभी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो गर्भिणी को उल्लास, छर्दी ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। जी मचलाहट का जरा ज्यादा ही रहता है 3 मंथ्स, लेकिन वो मैक्सिमम लेडीज का रहता है कि सुबह सुबह उठे उठे थोड़ा जी मचलाहट होता है और थोड़ा सा 10 बजे के बाद वो ओके हो जाती है। लेकिन मेरी एक पेशेंट यहाँ पर आई, यहाँ से नजदीक एक सटाना गांव है, वहां की वो रुग्णा थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई थी, एकदम खुश थी वो, और इतना उसको जी मचलाहट, छर्दी रहता था कि वो बैठ ही नहीं पाती थी, उसको सो के ही रहना पड़ता था। और इतना होने के बावजूद उन्होंने नाम सुना था कि नहीं यहाँ पर तो अपनी ट्रीटमेंट हो ही जाएगी। एलोपैथी का मेडिसिन भी उन्होंने लिया हुआ था, तो एलोपैथी के मेडिसिन से उसको सिर्फ नींद ही आती थी, लेकिन उल्टियां होनी तो वो होती ही रहती थी। तो फिर उसमें उसको गाड़ी में डाल के वो यहाँ पर लेके आए थे। यहाँ आने के बाद उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ चंदन बला लाक्षादी का स्नेह बस्ती दिया। गर्भिणी में अनुवासन बस्ती, स्नेह बस्ती, निरोह बस्ती नहीं देना है, अनर्ह बोला हुआ है, सिर्फ मात्रा बस्ती चलता है। लेकिन वो कंडीशन ऐसी थी कि बॉडी उस गर्भ को शल्य समझ रही थी और उसको निकालने की प्रोसेस कर रही थी। जनरली कुछ शरीर से बाहर निकालना है तो ये छर्दी अतिसार, विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकालने के लिए ही शरीर ये सब चीजें करता है। तो अभी शरीर को बताना पड़ेगा ना, इसको तो तुम्हें मेंटेन करना है, पकड़ के रखना है। तो फिर वात को कम करना है, वात को कम करना है तो थोड़ा सा बड़ी मात्रा में उसको स्नेह अंदर जाना चाहिए। इसलिए चंदन वाला लाक्षादी का उसको बड़ी मात्रा में बस उसको मैंने 150 ml का बस्ती दिया था। बस्ती देने के बाद उसको यहाँ पर ही भी इतने दूर से आई थी, लिटा के रखा। उसको काफी दिनों से वो आईवी पर ही थी, खा भी नहीं सकती थी, कुछ भी खाए तो उल्टी करती थी। बस्ती देने के बाद जो उसको अच्छे से नींद लगी, उसको 1-1.5 घंटे बाद हमने ही जाके उठाया कि चक्कर तो नहीं आया। यानी सभी उसके घर वाले भी टेंशन में थे कि ऐसा क्या हुआ कि बस्ती देके वो तो ऐसे जैसे अभी क्या बोले इतना आराम से सोई थी, लेकिन लोगों को टेंशन आ रहा था ना कि ऐसे कैसे सोई है वो, उसको तो इतना छर्दी उल्टी होती थी, इतनी तकलीफ होती थी। 1.5 घंटे बाद उसको उठाया तो वो इतनी फ्रेश थी और बोली अब तो मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे थोड़ा सा कुछ तो भी खाने के लिए दे दीजिए। उसकी सासू माँ बहुत खुश हो गई क्योंकि ये थी तो पहले ससुराल में ही थी, तब उसके हस्बैंड और सासू जी आए थे कि अरे वाह ये तो कुछ खाने को मांग रही है आज पहली बार। तो इतना अच्छा काम ये बस्ती करता है, लेकिन अनुवासन बहुत सोच समझ के देना है। मात्रा बस्ती में कोई दिक्कत नहीं आती है, अनुवासन देना वो एक ही बार देना। अगर उसकी छर्दी कम नहीं हुई पेशेंट की तो नेक्स्ट उसको अनुवासन नहीं देना है, बस फिर उसको अभ्यंतर चिकित्सा करनी है। अभ्यंतर चिकित्सा में मयूर पिच्छामशी है, बहुत अच्छा रोल है उसका, जल्दी कम कर देती है। अभी दूसरा जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे 4, 5 और 6 मंथ, तो उसमें एक मात्रा बस्ती हर 15 दिन में देना है। बहुत अच्छे से वात शमन होता है। अभी इसमें एक मैं मेरी खुद की बात रखूंगी
क्योंकि मैंने पराक्रम किया था, नाना के यहाँ रह के आई थी और आने के बाद मैंने क्लिनिक शुरू किया और प्रेगनेंसी भी थी। बहुत तब उत्साह रहता है कि ये करके देखे, वो करके देखे। तो ये तो चालू था मेरा, मुझे भी उल्टियाँ थी तो मैंने भी पहले एक बार स्नेह बस्ती लिया था, उल्टियाँ कम हो गई, वो सब हुआ। सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी की मूवमेंट चालू हो गई थी और मेरे कैसे होते नए वैद्य थोड़े जरा अलग ही सोच रहती है ना तो मैंने भी सोचा कि चलो फायदा ही तो रहता ही है मात्रा बस्ती का, मैं कहाँ स्नेह बस्ती ले रही हूँ। तो मैंने एक ही हफ्ते में 3 बस्ती ले लिए, एक दिन छोड़ के। और थर्ड बस्ती को बेबी के मूवमेंट्स ही, यानी मेरे बड़े लड़के के टाइम की ये बात है, बेबी के मूवमेंट्स ही लगने के लिए तैयार नहीं। अब मैं भी घबरा गई, घर में सब घबरा गए कि कुछ क्या हो गया, कि मूवमेंट्स हलचल पूरी बंद। तो हम तुरंत सोनोग्राफी करने गए। सोनोग्राफी में तो उन्होंने बताया कि बेबी एकदम नॉर्मल है, हार्ट बीट सब अच्छा है। तो फिर मैंने नाना को फोन किया, नाना जी को, कि नाना जी ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले अरे टेंशन मत ले, तूने उसकी मात्रा बस्ती देके उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है, वो अभी आराम कर रहा है अंदर, बस अभी आगे से ऐसा कुछ मत करना। तो इतना अच्छा काम ये मात्रा बस्ती करता है। हमें लगेगा कि अरे ये 50 ml बस्ती से होता क्या है, तो मैंने खुद पे ही वो देख लिया है शुरुआत में। तो वातशमन की वजह से वो मूवमेंट्स ही कम हो गई थी दीदी। अभी है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर है 7th, 8th और 9th मंथ। तो इसमें वीकली एक मात्रा बस्ती देना है। 7वें महीने में तो सर्वांग पुष्ट हो जाते हैं। अभी कैसे इस महीने में बेबी का वजन बढ़ा हुआ रहता है, तो जाहिर है उसका लोड वो गर्भिणी के बाकी के जो उसके साइड के अवयव है उन पे पड़ता है, आंत्र पे पड़ता है। उसकी वजह से फिर गैसेस बनना, परिकर्तिका, पादशोथ, अनइजी फील होना, पेट साफ नहीं होता है, बार बार मूत्र प्रवृत्ति की इच्छा हो जाती है। ये सब लक्षण वो उसकी वजह से ही दिखते हैं। तो इससे है कि एक मात्रा बस्ती ये शेयर नहीं हो रही है शायद अच्छे से, शालिनी जी। यस मैम। हाँ, किसी का चैट था कि वो दिख नहीं रही स्लाइड। नहीं, उनका इंटरनेट वीक होगा ना, तो वो भी हो सकता है। मेरा मतलब हमारा तो क्लियर है, तो फेसबुक पर भी चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं मैम, अच्छा चल रहा है, आप बोलिए, जी कोई नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं। बीच में एक स्क्वायर आता है ब्लैक वाला, इस पे नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन पे। एक बार फिर से मैं शेयर करती हूँ, अभी दिखता है? ठीक है। जी जी जी। हाँ, अभी ये तो मात्रा बस्ती से क्या होगा कि वात का शमन होगा, वात का अनुलोमन होगा, साथ में मल का भी अनुलोमन होगा। और उसकी वजह से आंत्र में जो मल है वो निकल जाने की वजह से गर्भाशय का प्रेशर जो आंत्र पे है और आंत्र का प्रेशर जो गर्भाशय पे है, ये वाइस वर्सा है, तो वो कम हो जाएगा और इससे वो गर्भिणी को इजीनेस आएगी और गर्भ का पोषण तो होना ही होना है। 8वें महीने में ग्रंथ में पुराण मल निर्हरणार्थ एक बस्ती दिया हुआ है। सुश्रुत जी ने भी बताया है और वाग्भट जी ने भी बताया हुआ है। तो सुश्रुत जी ने जो बताया है उसमें बेर का क्वाथ, बला, अतिबला, शतपुष्पा, मांस रस, दूध, मस्तु, तेल, सेंधव, ऐसी सब चीजें वो ग्रंथ में बताई हुई है और ऐसे ही वाग्भट जी ने भी बताया है। लेकिन मैं 8वें महीने में ये बस्ती नहीं देती हूँ। मैं 8वां महीना जिस दिन खत्म होता है तो उसके दूसरे दिन 9th स्टार्ट होने के बाद ही उसको ये बस्ती देती हूँ, क्योंकि ग्रंथ ओज अस्थिर रहता है, कभी गर्भ में कभी माता में। तो पुराण मल निर्हरणार्थ 8वां महीना खत्म होने के बाद ही मैं ये बस्ती देती हूँ। इसमें मैं यहाँ पर
बेर, सौंफ, मदन फल और त्रिफला और दशमूल का क्वाथ बनाती हूँ। ये मैं मेरे ग्रंथोक्त नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल में मैं ऐसा देती हूँ। उसमें तैल और घृत भी डालती हूँ और फिर उसका सस्नेह निरोह देते हैं। ये वो जो गर्भिणी है उसको टेबल पे लेने के बाद अगर वो लेफ्ट साइड पे वाम कुक्षी पे नहीं सो सकती है तो उसको सीधा सोया उसने तो भी चलेगा। उसको ये सस्नेह निरोह का बस्ती देंगे। मैं सिर्फ क्वाथ देती हूँ, उसमें कोई भी कल्क नहीं डालती हूँ। क्वाथ उसके पहले घृत और तेल जाता है। और हमें कंपलसरी जब तक वो गर्भिणी बस्ती लेके उसका बस्ती पूरा निकल नहीं जाता है तब तक हमें उसके साथ में यानी वहां पर बाहर ही रहना है और उसको बोलना है कि टॉयलेट में जाएगी तो दरवाजे को अंदर से कड़ी ना लगाए, जिससे कि अगर कुछ उसको तकलीफ होती है तो परिचारक या हम बाहर रुके हुए रहते हैं। आज तक तो मुझे कभी भी कोई व्यापद नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन ये पुरान मल निर्हरणार्थ जो बस्ती दे दिया जाता है उसके बाद वो गर्भिणी को बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाती है। वो उसकी जो गैसेस निकल जाते हैं, हल्केपन आ जाता है, उसकी मूवमेंट्स जो चलना है वो जब आती है तब का मूवमेंट्स देखना और जब बस्ती लेने के बाद बस्ती निकलने के बाद वो चलती है उसका मूवमेंट देखना, वो एक इजीनेस आ जाता है उसको। निरोह बस्ती देने के बाद में उसको उसी शाम में एक अनुवासन देना है। अनुवासन के लिए कंपलसरी मधुर औषधि सिद्ध तेल का अनुवासन देना है। अनुवासन ऐसे हम बाकी पूरा 9 महीने नहीं देते हैं। जो हमने पहले वो जो अत्यधिक छर्दी वाली पेशेंट है उसमें दिया, उसके बाद अभी जो पुरान मलनिर्हरणार्थ बस्ती है वो देने के बाद देंगे। अभी अगला जो है वो प्रसूति पूर्व जो एक निरोह बस्ती देते हैं। ऐसे तो हमने देखा है कि जब रुग्ना गर्भिणी डिलीवरी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो वो लोग सोप वाटर एनिमा देते हैं। अरे उससे अच्छा है कि अपना वाला जो दशमूल है उसमें सब वातग्न द्रव्य है उसमें, और हम उसमें पहले जानने वाले हैं स्नेह, सस्नेह निरोह बस्ती देने वाले हैं हम लोग। तो जब भी आवि प्रादुर्भाव हो हमें पहले ही रुग्णा को कन्विंस करके रखना है कि आवि प्रादुर्भाव हो तो तुरंत अपने पास आ जाए क्लिनिक में और हम लोग उसको वो सस्नेह निरोह देंगे। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही अच्छे बढ़ जाते हैं। अभी बस्ती का अपना लेक्चर चल रहा है लेकिन मैं 9th मंथ में उसको वो पुरान मलह निर्हरणार्थ वो जो बस्ती दिया है उसके बाद में कंपलसरी पूरा 1 महीना योनि पिछू चंदन बला लाक्षादिका रखने के लिए लगाती हूँ, जिससे कि प्रसव में काफी आसानी होती है। अभी जो है उत्तर बस्ती, अभी जैसे वंध्यत्व है, पीसीओस, ट्यूबल ब्लॉक, यूटेराइन फाइब्रॉइड, ओव्युलेटरी साइकिल, अनओव्युलेटरी साइकिल्स, इसमें हम उत्तर बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर बस्ती का जो प्रोसीजर है, पेशेंट रुग्णा को हर महीने में रजो प्रवृत्ति स्टॉप होने के दूसरे दिन से, किसी को 4th दिन ब्लीडिंग स्टॉप होता है, किसी को 7th डे स्टॉप होता है, हर एक का अलग अलग रहता है। इसलिए जिस दिन उसका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए उसके दूसरे दिन से 3 दिन लगातार हम उसको उत्तर बस्ती देंगे और ऐसे हम उसको 3 साइकिल यानी 3 महीने तक करेंगे तो टोटल उसके 9 उत्तर बस्ती होते हैं।
तो उससे हमें ये जो पीसीओज है, ट्यूबल ब्लॉक है, फाइब्रॉइड है, उसमें हमें काफी आराम दिखता है। ये सोनोग्राफी करने के बाद करनी है सोनोग्राफी तो 3 मंथ्स के बाद ही करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया है उसका। अभी जैसे वंध्यत्व है तो वंध्यत्व में हम लोग गर्भाशय को बल्य ऐसा फलघृत का उत्तर बस्ती देते हैं। अगर रुग्णा को थोड़ा सा लेखन की आवश्यकता है ऐसा हमें लगता है तो सहचर तेल का बस्ती देंगे। अभी वंध्यत्व का उल्लेख हुआ है और बस्ती चल रहा है तो मैं बीच में ही यहाँ पर आपको एक दूसरा बस्ती है, बस्तांड बस्ती, जो मेल के लिए यानी हस्बैंड को जिसके शुक्राणु कम है, स्पर्म काउंट कम है, उनको देते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको बस्तांड बस्ती से काफी जल्दी आराम मिला है और स्पर्म काउंट बढ़ा है। तो ये जो बस्तांड बस्ती है उसमें 1 कप दूध, 1 कप पानी, उसमें शतावरी, अश्वगंधा, अमृता और कवच बीज, ये सब मिला के 1 चम्मच, ऐसा हम मंदाग्नि पे एक बर्तन में रखेंगे और उसमें बस्तांड जो टेस्टिस रहते हैं वो बकरे के डालेंगे और मंदाग्नि पर उसको पकाएंगे। वो कब तक पकाना है, वो पूरा पानी निकल जाना चाहिए और उसके बाद में उसको छानेंगे। उसमें अश्वगंधा घृत 10 ग्राम मिक्स करके फिर उसका एक मात्रा बस्ती देंगे। ये हम लोग उसको 1 दिनाड़ ये करेंगे और हर महीने में उसका स्पर्म काउंट भी करवाना है। ये देते समय कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल जो है आंत्र में शोषण नहीं होता है उसका। इसका मतलब ये रहता है कि आपको तब थोड़ा सा वहां पर लेखन की, कर्षण की आवश्यकता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग उसको एक सस्नेहा निरोह देंगे, बाद में वापस 1 दिनाड़ का वो बस्ती चालू करेंगे। या फिर दूसरा लक्षण रहता है कि उसको अग्नि कम हो जाता है। अगर हमें वो अग्नि भी कम लगा तो भी हम थोड़ा सा ये मात्रा बस्ती 1 दिनाड़ वाला रुकाएंगे और उसको एक निरोह बस्ती देंगे, वापस फिर ये चालू करेंगे। अभी दूसरा है पीसीओज में उत्तर बस्ती। अभी पीसीओज में हमने देखा था वो जो उदरशिल वाली पीसीओज वाली लड़की थी, उसको तो सिर्फ एक सहचर तेल के मात्रा बस्ती से ही आराम मिल गया था, शस्त्रकर्म की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन कुछ स्त्रियों में ये लक्षण थोड़े सिर्फ मात्रा बस्ती से नहीं जाते हैं, वहां पर थोड़ा और भी विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में सहचर तेल का उत्तर बस्ती से मुझे काफी आराम दिखा है और उनके ये लक्षण गए हैं। अभी ट्यूबल ब्लॉक का एक किस्सा है। एक्चुअली ये तो हमें पता है कि रिजल्ट तो आना ही आना है। ट्यूबल ब्लॉक की पेशेंट्स में क्षार तेल, कासीसादी तेल या सहचर तेल, इसका उत्तर बस्ती देने से वो जो ब्लॉक है वो निकल जाता है। ये ब्लॉक है, ये पेशेंट खुद ही हमारे पास वो लेके आता है कि हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी की हुई रहती है उसमें उसको दिखाते हैं कि ट्यूबल ब्लॉक है, फिर वो आपके पास कुछ है क्या। तो ये ऐसे काफी पेशेंट हुए हैं जिनका ये ट्यूबल ब्लॉक 3 साइकिल के जो उत्तर बस्ती है उसमें पूरा निकल गया है। लेकिन इसमें मेरे पास से एक व्यापक भी हुआ था जब मेरी प्रैक्टिस 2001 में शुरुआत ही की थी और
ये पता था कि ट्यूबल ब्लॉक में काशीसादी तेल या क्षार तेल देते हैं, बस वो जैसा रहता है, कहीं से सुना और कर दिया, तो मैंने भी वही किया, कहीं से मैंने सुना ही था, कर दिया मैंने प्रैक्टिस की शुरुआत में इसको। लेकिन फिर ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मुझे उसकी अत्यार्थ की चिकित्सा अलग से करनी पड़ी। फिर तो तब इतना ये नहीं था कि अपनी बुद्धि जरा इतनी ज्यादा चलती नहीं थी, तो तुरंत नाना जी को फोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मुझसे। तो बोले अच्छा, पेशेंट कि उन्होंने प्रकृति कैसी है, उसका खान पान कैसा है, वगैरह वगैरह उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने बोला ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ आपको। मैंने वो सब वापस हिस्ट्री ली, तब ध्यान में आया कि पेशेंट पित्त प्रकृति की थी और उसका खान पान भी सब उष्ण तीक्ष्ण ही द्रव्य उसके खाने पीने में रहते थे, और उसमें मैंने और भी उसको क्षार तेल का उत्तर बस्ती दिया। ये मुझसे गड़बड़ हो गई थी। तो नाना जी ने बोला कि ठीक है, अभी ये ट्रीटमेंट हुई है, अगले टाइम से कभी भी देना है, और अगर तुम्हें लगता है कि ये उष्ण प्रकृति वाले हैं तो उनको आप सहचर तेल का बस्ती दीजिएगा। सहचर तेल, क्षार तेल इतना उष्ण तीक्ष्ण नहीं है। या फिर कॉम्बिनेशन में देना है, सहचर तेल आधा लीजिए और आधा फलघृत लीजिए। लेकिन ब्लॉक तो निकलती ही है उत्तर बस्ती से। अभी है यूटेराइन फाइब्रॉइड। ये गर्भाशय के लेयर में जो इंट्राम्यूरल म्यूरल रहता है, वहां पर ये तैयार होते हैं। अभी मेरी एक 30 साल की रुग्णा थी, उसको ये फाइब्रॉइड के लिए उन्होंने ऑपरेटिव बोला हुआ था कि अभी क्या उसको 2 बच्चे हो गए और अभी फाइब्रॉइड है, क्यों वापस वो कैंसर की हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, उसको सब डराया था उन्होंने कि वो निकाल दे गर्भाशय। और इतनी कम उम्र में उसकी सर्जरी ना हो, इसलिए उसकी मम्मी उसको लेके आई थी कि यहाँ पर उसका उत्तर बस्ती किया। वो रुग्णा कफ प्रकृति की थी, उसको मैंने काशीसादी और क्षार तेल मिला के उसका उत्तर बस्ती किया। आभ्यंतर चिकित्सा में कुक्कुट गुगुळ, लेखनवटी, शिलाजितवटी, दशमलारिष्ट, ये सब चालू किया। धीरे धीरे उसका साइज कम हो गया, और हमने सोनोग्राफी कर रहे थे हर मंथ में, क्योंकि उनको बहुत ही था कि अभी कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, और ठीक है करते रहो सोनोग्राफी। फिर सोनोग्राफी करते करते उन्होंने पता चल गया कि अभी अच्छे से कम हो गया है, तो उन्होंने ऑपरेशन का अपने दिमाग से निकाल दिया और वो अच्छी भी हो गई, उसको कोई दिक्कत नहीं आई आगे। अगला जो है वो अनओव्युलेटरी साइकिल्स में भी हम अगर फलघृत के उत्तर बस्ती करते हैं, ऐसे ही 3 साइकिल्स, और साथ में अगर योग बस्ती क्रम चलवाते हैं, तो ओव्युलेशन, अनओव्युलेटरी साइकिल्स नहीं रहेंगे उसके आगे से, ओव्युलेशन होता ही होता है। सब जो कार्य है वात के, वो अच्छे से सुचारू रूप से होना शुरू हो जाता है। और उसके बाकी के भी अगर कुछ लक्षण है, जैसे पैर दुखना है, कटिशूल है, जो भी वात वाले बाकी के लक्षण है, वो भी उससे दूर हो जाते हैं। मेरा एक पेशेंट था, ये तो बाकी उत्तर बस्ती है ठीक है, लेकिन वातज कास्ट का पेशेंट था। जैसे एक 14-15 साल का लड़का था, और इतनी खांसी उसको कि वो अभी यानी 5-6 दिन से खांसी थी, सब वो कफ सिरप वगैरह सब उसने लिया और खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो फिर वो आए कि चलो कुछ एलोपैथी तो चालू है, देखते हैं आयुर्वेद में कुछ लेके, इसलिए आए। उनका पहले सब हिस्ट्री लिया, तो पता चला कि वो जो लड़का है वो तो बहुत ही वातवर्धक आहार विहार करता है, और मेन तो उसका एक पक्का था कि खेल कर बाहर से आया तो फ्रिज खोल के पानी पिएगा।
और ये चालू भी वैसे ही हुआ था। ये कास उसने खेल के आया, गर्मी से आया और फ्रिज का पानी पिया, और जो उसके बाद में उसको काश शुरू हुआ था। और ऐसे भी उसको हिस्ट्री में था कि उसकी मल प्रवृत्ति साफ नहीं होती थी, गैसेस होते थे, बीच बीच में उदरशुल होता ही रहता था। तो फिर बस कुछ नहीं, उसको एक सहचर तेल का अनुवासन दिया और साथ में आभ्यंतर उसको तिली के तेल का पान भी दिया था, दशमूलाष्टक के साथ में गर्म पानी के साथ लेने के लिए लगाया। और उसको 50% तो तभी उसको रिजल्ट आया कि बहुत ही काफी मात्रा में उसको कम हो गया। फिर दूसरे दिन वापस बुलवाया उसको, पूरा पृष्ठ स्नेह संशोधन करवाया, तिल तेल तो चालू ही था, और एक निरोह बस्ती दिया और वापस उसको खाना खिला के अनुवासन बस्ती दिया। उसके बाद उसका पूरा कास दूर हो गया। ऐसे ही और एक पेशेंट थी, शुरशुल वाली, एक 35 ईयर ओल्ड रुग्णा है, टीचर है, यानी थी नहीं, वो अभी भी आते ही है, वो पूरी फैमिली अपने यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आती है। तो उनको शिरशुल हो गया था। अभी उनका हेतु तो वही था कि बहुत ज्यादा बोलना, और यहाँ उनको मालेगांव से उनका यहाँ पर एक नजदीक विलेज है, रोज वहां पर जाना रहता है स्कूल के लिए, तो इतना ट्रैवलिंग होता है। और कुछ उनके प्रोग्राम्स चालू थे, उसकी वजह से जागरण नहीं हुआ था, इसलिए सिवियर शिरशुल हो रहा था। तो वो तो उनका आयुर्वेद पे विश्वास ही है, आए कि बहुत ज्यादा शिरशुल है, अभी क्या कर रहा है, कुछ नहीं जी, बस एक बस्ती ले लीजिए। और वो तो बहुत भिषकवश पेशेंट है हमारे, बताया, एक सहचर तेल का बस्ती दिया, उनको तो कुछ दिया ही नहीं, अभ्यंतर भी कुछ नहीं दिया, बस बस्ती दी। गए घर जाके रात में उनको बोला था मैंने कि बस एक बार रात में सोने से पहले फोन कर दीजिएगा। फोन आया कि नहीं मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सिर्फ बस्ती भी इतने अच्छे से काम करते हैं। अभी एक स्त्रियों का और एक मेन ये रह गया हमारा, रजो प्रवृत्ति, मेनोपॉज का, प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल जो लक्षण रहते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसमें उदासीनता रहती है, घबराहट रहती है, कोई कोई पेशेंट को स्तनशूल रहता है, किसी को योनिदाह रहता है, हॉट फ्लैशेस, जैसे अचानक से गर्मी हो जाती है, बहुत पसीना आता है, अचानक से ठंडी लग जाती है, कुछ कभी कभी ऐसा रोना आता है उनको, या अनियमित रज प्रवृत्ति हो जाती है वो पूरा एक साल भर में, वो पीरियड में रजोनिवृत्ति के पहले, ये सब लक्षणों से वो काफी डिप्रेस्ड हो जाती है। तो ऐसे रुग्णा में रक्तमोक्षण, तिक्तक्षीर बस्ती, शिरोधारा, सर्वांग घृताभ्यंग, इससे काफी आराम होता है। और योग बस्ती क्रम तो हमें उनका चलवाना ही है, एक बार उनका योग बस्ती क्रम करवा के ही लेना है। मेनोपॉज वाली रुग्णा का और है कि उनका काउंसलिंग बहुत जरूरी रहता है। अगर उनको ये पता चलता है कि हाँ ये तो चीजें होती रहती है, और आहार विहार कैसे रखना है, तो वो ऐसा टेंशन नहीं लेती कि मुझे ही क्यों हो रहा है। शिल्पा जी 7 बज गए, रुकना है। हाँ मैम, शायद एक ही स्लाइड बची है ना, मैं उसको शेयर कर देती हूँ। एक ही स्लाइड बची है ना, शायद आपने वो केस तो बता दिया था युवातज काश का, और इसका ये कृत्रिम बस्ती वाला थोड़ा बता दीजिएगा, कृमिग्न बस्ती का, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, चलेगा? अच्छा नहीं, काफी स्लाइड से आगे की, ठीक है। अच्छा। पिछा बस्ती भी है आगे,
अच्छा population अच्छा, बस्ती है काफी regular। इंटरेस्टिंग है। थोड़ा थोड़ा बस दो दो लाइन में फिर हम लोग केस डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आपका सेशन तो हाउसफुल चल रहा है मैम, बताइए। हाँ, नहीं तो फिर अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं अगर कुछ अच्छा, रहा तो। एज यू विश, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हम्म। हाँ, तो ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, तो कोई बात बाकी नहीं। का ऐसा एक दो वाक्य में नहीं होगा ना, वो क्या है, फिर एक बार एक बहुत दिन अच्छी और अच्छी लेना बातें पड़ेगा हैं आपका, उसमें। बहुत अच्छा ये है ना, जैसे मैंने बोला भी था। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा मैम, जैसे एज यू विश। जी जी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लेते हैं फिर। आप कैमरा खोलिए मैम, अभी चल सकता है। यस यस। सो बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा है। और मैंने पश्चिम सर को भी बोला था कि उनका भी और बहुत ही अच्छा हुआ था, तो आपका और से फिर रखेंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है बहुत। तो शुरू से देखते हैं कि प्रश्न, बॉडी फेस पर हेयर रिमूव करने के लिए कोई पेस्ट। मुझे लगता है हम लोग बस्ती के ही प्रश्न लेते तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैडम का इतना अनुभव है। और एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर कम है तो क्या कर सकते हैं मैम एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए? जी, उसके लिए अभी एंडोमेट्रियल थिकनेस जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमें रजयी रस का उपधातु है, ये हमेशा ध्यान में रखना। सिर्फ इसमें बस्ती, उत्तर बस्ती तो देंगे ही हम लोग, लेकिन अभ्यंतर रस को अच्छा करना है, जो आगे जाके रज को अच्छा करेगा। और वो जो थिकनेस है वो है क्या, वो लेयर जो है वो रज का ही है ना। वो बेबी के लिए बेड तैयार होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तभी वो सब निकल जाता है। तो वो अच्छा होने के लिए रस अच्छा होना चाहिए, फिर रज अच्छा हो। तो उसके लिए हम लोग अभ्यंतरतः ऐसे तो मांसरस भी दे सकते हैं, रस की वृद्धि वाले, या जैसे छोटा सा एक वमन दिया, और लघुमालिनी वसंत, सुवर्णमालिनी वसंत, जैसे वसंत कल्प है रस धातु को अच्छा करने के लिए, वो दे सकते हैं। और साथ में हमें फलघृत का उत्तर बस्ती करवाना। अभी उत्तर बस्ती तो हम मैरिड इसमें ही करेंगे। हाँ यस मैम। मैम एक बार बस्तांड बस्ती के बारे में बताइए कि बस्तांड बस्ती केवल पुरुषों में ही दिया जा सकता है या फिर स्त्रियों में भी दिया जा सकता है? वो तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए है ना। हाँ, बट फिर भी लाइक हम लोगों को शुक्र धातु का क्षय या आर्तो विकृति है, तो उसपे हम लोग कर सकते हैं उसको? मैंने तो कभी दिया नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ठीक है, राज्यापन बस्ती के बारे में बताइए थोड़ा सा, इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी में तो जैसे मैंने अभी उत्तर बस्ती बताया, उसके साथ में योग बस्ती ही देते हैं। मेन जो है कि वंध्यत्व का रीजन क्या है, क्यों हुआ है। एक तो दो ही है, स्त्री में एक तो बीज नहीं होगा, यानी ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज, ये चार चीजें स्त्री में बताई है। और पुरुष में बीज के जो भी प्रॉब्लम है कि एजोस्पर्मिया है, जो स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो स्त्री में हमें ओव्युलेशन होना चाहिए, गर्भाशय सिर्फ ओव्युलेशन होके नहीं रुकना है, गर्भाशय भी ऐसा होना चाहिए कि वो बेबी को पकड़ के रखे, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, फर्टिलाइजेशन हो। ये सब चीजें के लिए सिर्फ राजापन बस्ती ऐसा नहीं है, हमें हेतु ढूंढना है, हेतु के हिसाब से हमें काम करना है। और अगर उसका अनियमित रजो प्रवृत्ति है, कष्टार्थ है, यानी जो भी उसके रजो प्रवर्तन के रिलेटेड जो उसका सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो हमें दूर करने हैं। उससे ऑटोमेटिकली पूरा जो ट्रैफिक जाम जहां जहां हुआ है वो सब निकल जाता है। अच्छा, ओके मैम। मेरा कहना यही है कि अभी कि सिर्फ बस्ती दिया ऐसा हुआ, वमन दिया ऐसा हुआ, ये वो तो है ही, लेकिन हमें हेतु पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। हेतु क्या है उस चीज होने का,
ये हमने अत्यधिक चिकित्सा कर दी, तुरंत उसको उपशय मिल लिया, हेतु ढूंढ के उसकी अगर चिकित्सा करते तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ओके मैम, स्मॉल साइज अगर फॉलिकल हो तो कैसे विचार करें, बस्ती कैसे लाइक पोषण कैसे करेंगे हम लोग वहां पे? उसमें हम अच्छे से एक तो फलघृत का उत्तर बस्ती देंगे, और उसमें बस्ती है ही, योग बस्ती क्रम करवाएंगे, लेकिन इसमें नस्य का बहुत अच्छा रोल है। जैसे मैं मेरे पेशेंट्स में देती हूँ कि हमने बस्ती भी करवाया, ये सब कर रहे हैं, और ओव्युलेटरी स्टडी जो करते हैं ओव्युलेशन का, तो उसमें हमें दिखता है कि साइज उसका बढ़ नहीं रहा है जितना चाहिए उतना, तो मैं उसमें गुडार्द्रक नस्य देती हूँ या गुड़शुंठी नस्य देती हूँ, तो वो ओव्युलेशन हो जाता है। ओके मैम, एक मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे गर्भावस्था में गर्भिणी स्त्रियों में हम लोग, आपने बताया कि मात्रा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कुछ इसके लिए, तो वो सुटेबल है क्या? कुछ लाइक ऐसे नहीं होता है कुछ गर्भपात का वगैरह कुछ उसमें ये नहीं, जैसे हम लोग पंचकर्मा। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए ना आप। तो जैसे आप बताइए कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर तो नहीं है इसमें? नहीं, मात्रा बस्ती जैसा अमृत नहीं है, ये हाँ अमृत है गर्भिणी के लिए। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ तो यूजुअली ज्यादा कोई लोग यूज नहीं करते, क्योंकि 8वें महीने के बाद हम लोग सुखप्रसव के लिए तो यूज करते हैं, पिचू भी और बस्ती भी, बट हाँ। तो मैम तो आपका मात्रा बस्ती को बोला ही है कि दो ही चीजें हैं, मैंने चरक जी ने बोला है कि दो ही चीजें हैं जो आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो। एक है नस्त, यानी वो तेल या घी में थोड़ा सा अंगुली डालना है और नाक को लगाना है नस्य के बदले में, या प्रतिमर्श नस्य, जो आपको उसके लिए कोई परहेज नहीं करना पड़ता है, पालना पड़ता है, कभी भी किसी को भी दे सकते हैं। वैसे ही है मात्रा बस्ती, आप किसी को भी दे सकते हो। थोड़ा ऑयल के बारे में या मेडिसिन के बारे में बताइए मैम, कि कौन सी अवस्था में कौन से ऑयल, लाइक यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए आप क्या किस प्रकार से विचार करेंगे, कौन सा तेल का यूज करेंगे? अच्छा, मैंने एक्चुअली अभी बताया था, लेकिन अच्छा। तो भी वापस बताते हैं कि अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड है या ट्यूबल ब्लॉक भी है, तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, लेखन कर्म करना है। अभी लेखन कर्म करने वाले कितनी चीजें हैं, जैसे कासीसादी तेल है, क्षार तेल है, सहचर तेल है, या फिर और भी कोई हमें लगता है स्पेसिफिक, ये लेखन द्रव्य डाल के हम लोग उसका सिद्ध तेल बना सकते हैं, तो उसका हम उत्तर बस्ती कर सकते हैं। बस अगर पित्त प्रकृति वाली पेशेंट है तो उसमें ये जो अति उष्ण तीक्ष्ण है कासीसादी और क्षार तेल, वो इस्तेमाल करने से अच्छा है कि सहचर तेल, उसका थोड़ा सा कम सहचर तेल इस्तेमाल करना। ओके, सो मैंने डायरेक्ट अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। मैम आपके पास टाइम है, समय है, तो एक दो और क्वेश्चंस लेते हैं एज यू विश। तो अनम्यूट किया है आप सभी को, सो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बस बस्ती से रिलेटेड पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मैम लो AMH में क्या हम कौन सी बस्ती डाल कर सकते हैं? जी, लो AMH हो किसी में, AMH एंटी मुलरिन हार्मोन जो है में भी कम हो, तो हम कौन सा उसमें बस्ती हम कर सकते हैं जिससे कि उसका AMH बढ़े और एंडोमेट्रियम भी उसकी थिकनेस बढ़े? तो आपने बताया कि रस और रज का है ना, कि हमें रस पे काम करना चाहिए, तो उसमें बस्ती हमें कौन सी हम करें? क्योंकि ये मेरा भी किसी पेशेंट में व्यापति हुआ है कि मैंने ट्यूबल ब्लॉक के लिए क्षार एंड काशी तेल यूज किया और उसका AMH भी कम हो गया, तो उसमें हमें क्या करें उससे जैसे इम्प्रूवमेंट हो? एंड वो तो हमारी अभी बात हुई थी कि रसग्रंथि को भी अच्छा करना है हमें, अगर एंडोमेट्रियम को अंदर से अच्छा करना है तो। ये जो है आपने जो पूछा, उसके लिए हम लोग एरंड मुलादी का बस्ती दे सकते हैं, सहचर तेल का बस्ती दे सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए क्या किस चीज की बस्ती देनी चाहिए? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन फॉर मेल्स, उनके लिए तो राजापन बेस्ट रहेगा। और मैम हिस्टूरिज्म पे
भी एक बार बता दीजिए किस चीज की बस्ती लेनी पड़ेगी। हिर्सुटिज्म जैसे हाँ 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 हाँ। उसमें तो हमें लेखन बस्ती करना पड़ेगा। अब मैम इंटरनल मेडिसिन उसके साथ क्या कर सकती है हिस्ट्रिज्म के साथ जो आपने बताया लेखन बस्ती के साथ? लेखन बस्ती के साथ एक तो हमें प्रॉपर डाइट, यानी जैसे हमारे दिनचर्या में बताया हुआ है कि कब उठना है, कब क्या खाना है, थोड़ा एक्सरसाइज भी होना चाहिए। और साथ में हम लोग उसको लेखन बस्ती चलवाएंगे। अगर वर्षा ऋतु या ठंड का मौसम है तो कंटिन्यू उसको उष्ण जलपान यानी कोष्ण जलपान भी चलवाएंगे साथ में। बाद में उसको आरोग्यवर्धिनी है, कुमारी आसव है, ये सब चीजें दे सकते हैं। मैम हेलो मैम, डॉक्टर हाँ, माधुरी कोळे फ्रॉम मुंबई। मैम ना यूट्राइन फाइब्रॉइड केस में अगर पेशेंट उत्तर बस्ती नहीं लेना चाहता है एंड इफ इज रेडी फॉर मात्रा बस्ती तो कौन सी दे मैम मात्रा बस्ती? फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड है केस तो उत्तर बस्ती के लिए नहीं रेडी है। लेकिन उत्तर बस्ती ही, क्योंकि वहां जाके हम लोग अभ्यंतर तो देने ही वाले हैं। जैसे हाँ कुकुटनकी गुड़ है या जो लेखनीय है वो अभ्यंतर हाँ तो देंगे, लेकिन उत्तर बस्ती का बहुत बड़ा रोल है ट्यूबल ब्लॉक और यूट्राइन फाइब्रॉइड में। और अगर मैम सेटअप ही नहीं है किसी के पास उत्तर बस्ती वगैरह सब ये करने का तो फिर प्रॉब्लम आता है मैम करने के लिए। मतलब ऐसे बोलते हैं ना ऑटोक्लेव करना चाहिए सब, ये सब मेजर ये रहता है ना मैम ये करने का। नहीं है इसलिए ना मेजर, लेकिन अगर आपका पंचकर्म का एक रूम भी है और वहां पर आप वो पेशेंट आने से पहले अच्छे से धूपन करते हैं या बाकी की जो अपनी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेते हैं, उत्तर बस्ती करने से पहले कंपल्सरी त्रिफलाकवाद से योनि धावन करवाना है। बाकी तो इंस्ट्रूमेंट्स तो हम उसको सब उबाल के यानी निर्जंतुक करके ही लेने वाले हैं। हाँ तो आप आराम से अपनी ओपीडी में कर सकते हैं। बस उतना ही करना है कि जिस रूम में करने वाले हैं वहां पर धूपन होना चाहिए, वो जो बेड है वो सब क्लीन होना चाहिए, निर्जंतुक करना है बस। आप और अपनी मैम एक ओपीडी में कीजिए। उत्तर बस्ती के पहले एक मात्रा बस्ती देनी चाहिए ना उनको? नहीं नहीं, मैम आपकी आवाज चली गई। शुभांगी जी आपकी आवाज एक बार फिर से करिए। हाँ ठीक है ठीक है। मैम आप मुझे म्यूट कर रही है शिल्पा मैम। मैंने म्यूट किया क्या? हाँ अभी बोलिए मैम, अभी बोलिए। यस यस। हाँ, तो उत्तर बस्ती के पहले रुग्ण को घर से ही दूध और घृत पान करवाना है, मात्रा बस्ती की आवश्यकता नहीं है। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। नहीं मैम बोलते हैं सीएमई में कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में नहीं जाए उत्तर बस्ती से, वन यू हैव टू गिव वन बोलते हैं ना मात्रा बस्ती, या ऐसे भी होता है, इसलिए मतलब सुना है मैम लेक्चर्स में, इसलिए पूछा मैम। एक्सक्यूज मी मैम, अभी 22 साल की प्रैक्टिस में मैंने कभी दिया नहीं। अच्छा ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, वेरी नाइस। के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे देनी चाहिए मैम? जी? उत्तर बस्ती के बारे में कैसे देनी चाहिए बताएंगे थोड़ा? हाँ, अभी आप रुग्णा को पहले ही बताएंगे कि ब्लीडिंग स्टॉप होने के दूसरे दिन उसको आना है। उत्तर बस्ती कंपल्सरी सुबह ही कराएंगे, यानी अगर दर्शन होता है, कुछ उसको तकलीफ होती है तो दिन भर में वो हमें बता सकती है। वो दूसरे दिन जब आने वाली है, अगर आपके पास ओटी नहीं है तो एक रूम, जैसे मैंने अभी कहा कि धूपन वगैरह बाकी सब क्लीनलीनेस से रेडी करके रखना है। उसको घर से कम 1 कप दूध, उसमें 2 चम्मच अपना गाय का घी लिया तो भी चलेगा, वो लेके ही उसने अपने पास आना है। अपने पास आने के बाद उसका कटी और उदर का स्नेहन स्वेदन होगा। उसके बाद में उसको ओटी में लेंगे, लिथोटॉमी पोजीशन देनी है। पहले तो योनि धावन करेंगे। योनि धावन के बाद में इसमें जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करती हूँ वो है एक स्पॉन्ज होल्डर, एक कुस्कोस और इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, सिरिंज, जो डिस्पोजेबल सिरिंज ऐसे ही मिल जाते हैं,
और ग्लोव्स। अभी हमने जिस चीज का हमें उसको, और उसके साथ में योनि पिछू में रखने के वो जो पिछू है उसका तेल, तो एक उत्तर बस्ती का द्रव्य रहेगा। समझो हम लोग कर रहे हैं कि फलघृत का उत्तर बस्ती कर रहे हैं, तो एक कटोरी में हम लोग फलघृत लेंगे। गरम पानी रहेगा तो उसमें डायरेक्टली आंच पे उसको गरम नहीं करना है, गरम पानी में रख के उसको पतला करना है। और दूसरा है जो चंदन बला लाक्षादी तेल है, वो एक कटोरी में रखेंगे, वो बाद में हम लोग योनि पिछू देने के लिए वो गरम करेंगे। अब ये सब साहित्य आपके साथ में रहेगा, तो हम योनि धावन के बाद में थोड़ा सा ऑयल अपने ग्लोव्स पहने हुए वो उंगलियों को लगाएंगे। 2 उंगलियां ऐसे इंसर्ट करेंगे। अगर किसी को तकलीफ होती तो पहले 1 फिर 2 ऑयल लगा हुआ चाहिए। तो इससे हमें क्या होता है, एक तो वो जगह का ऑयलिंग हो जाता है, और दूसरा हमें पता चल जाता है कि सर्विक्स कहाँ पर है, किसी का नीचे है, सीधा है, ऊपर है, साइड में। तो हमें फिर कुस्कोस डालते समय वो अंदाजा आ जाता है। उसके बाद में हम कुस्कोस को भी ऑयल लगाएंगे ऊपर से, और फिर थोड़ा सा ऐसा करके डालेंगे और अंदर उसको सीधा करेंगे। फिर उसको एक रिंग रहती है, उसको ओपन करेंगे। हमें अंदाजा आ गया है कि अभी सर्विक्स कहाँ पर है, उस हिसाब से वो ऐसे ओपन होगा, तो उसमें वो सर्विक्स थोड़ा सा उसको ऐसे करेंगे। तो सर्विक्स आने के बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, सर्विक्स को ऐसा लग के नहीं रहना चाहिए। ऊपर करने के बाद उसका रिंग टाइट करेंगे, वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद में हम लोग इन्फेंट फीडिंग ट्यूब सिरिंज में वो ये लेंगे, घृत लेंगे पतला वाला, और इन्फेंट फीडिंग ट्यूब को वो जोड़ेंगे। इन्फेंट फीडिंग ट्यूब को होता है 2 होल, तो हम उसमें से जो पहला वाला होल है ना, वहां से उसको कट कर देंगे, यानी वो गड़बड़ नहीं होगी। फिर जैसे हम लोग बस्ती देते हैं, तो बस्ती देते समय उसमें का एयर निकालते हैं, तो वो एयर निकालेंगे। वो जो ट्यूब को अगले थोड़े हिस्से को हम ऑयल लगाएंगे, और फिर वो स्पॉन्ज होल्डर में उसको पकड़ के सर्विक्स में डालेंगे, साधारण से 4 उंगली, क्योंकि हमें वो हमने पकड़ा है 4 उंगली के इधर, फिर वो अंदर जाता है। जनरली जैसे जैसे हम उत्तर बस्ती करते हैं, हमें एक फील आता है कि वो इंटरनल लॉस के अंदर गया, और उसके बाद में फिर हम वो पुश करेंगे द्रव्य, वो तो जल्दी बाहर आ जाता है। फिर हमने जो कुस्कोस वो निकाल लिया हमने, फिर हम जो कुस्कोस निकालने वाले थे, तो उसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। वो जो उसका नट है वो लूज करेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। उस सर्विक्स जो है उसमें का अंदर बाहर निकालेंगे, फिर उसको बंद करेंगे और बाहर निकालेंगे। उसके बाद में जो चंदन बला लाक्षादी का तेल है, उसमें वो योनि पिछू डुबो के थोड़ा सा स्विच करके उसमें से तेल थोड़ा सा निकाल के योनि में रखेंगे। बाकी फिर सब क्लीन करके उसको वैसे ही आधा घंटा सोने देंगे। यानी इनकोडोमल पोजीशन रिमूव करना है, उसको अच्छे से सोने देना है। यस यस ऑफ कोर्स, यस मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने बताया मैम। तो आई थिंक समय को देखते हुए आज का यहाँ पर ही हम लोग रुकते हैं। आप जरूर जरूर हम आपको बार बार बुलाएंगे। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज है। और हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी जो फाउंडर है इस प्लेटफॉर्म के, वो जुड़ चुके हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो 2 शब्द कहे इस मौके पर। जी जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सत्र आपका। आई थिंक दैट मैं देख रहा हूँ कि आपका ये सेशन जो है उत्तर बस्ती पर, ये काफी मैं इसको देख रहा हूँ कि जूम पे भी लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स थे। एक बार तो मैं भी आया तो मुझे भी जगह नहीं मिली, तो फिर मैंने मैडम शिल्पा से रिक्वेस्ट करके फिर मैंने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा सेशन, फेसबुक पे भी काफी लोग देख रहे थे और ये यूट्यूब पे भी ये सेशन काफी लोग पसंद करेंगे।
उत्तर बस्ती एक ऐसा जो है हमारा एक ऐसी विद्या है पंचकर्म की, जिसको स्त्री वैद्य बहुत सीखना चाहते हैं, लेकिन पुरुष वैद्य भी आजकल इस पे काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये आयुर्वेद की सुपर स्पेशलिटी है। तो देख रहा था मैं, मैडम शुभांगी बरनाथ जी ने बहुत बढ़िया ये प्रेजेंटेशन दिया। बहुत बहुत बधाई आपको मैडम, और आप पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहे, ऐसी ही हम उम्मीद रखते हैं। जी मैम। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो प्रोफेशनली मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अर्चना जी को आभार प्रदर्शन के लिए। और हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा 9 तारीख को, वो कार्डियक डिसीज पर, हार्ट डिसीज पर पंचकर्मा, और वो भी महिला वैद्य ही यहाँ पर आएंगी। तो बहुत ही खुशी है कि सभी महिला वैद्यों का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और थैंक यू वेरी मच। और यस अर्चना जी। जी जी, पूरा लेक्चर सुनते वक्त ऐसा लग रहा था कि हमारे स्कूल या कॉलेजों में जो कोई एक फ्रेंडली टीचर होती है, वो बहुत अच्छे से लेक्चर लेती है और हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और पूरा का पूरा क्लास, पूरा वर्क वहाँ पे उपस्थित रहता है। तो ऐसा फील मुझे अभी जो लेक्चर से, व्याख्यान से आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेहनत आपने ये सब में की है और आपकी पूरी इतने सालों की प्रैक्टिस का जो एक उभार था वो सामने आ गया। बहुत बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। और पूरे मतलब फेसबुक पर भी और यहाँ भी पूरी संख्या में लोग आखिरी तक उपस्थित थे। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू टू ऑल, हमारी आयुष दर्पण की ओर से और प्रभा की आरत यात्रा की समिति की ओर से मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप फिर से आएंगे जरूर और हम बुलाएंगे आपको जरूर। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सभी को। चलिए, शुभ रात्रि।